IAS के आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पेपर 2 के बारे में, यानी कि जो IR और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड यूपीपीसीएस मेंस में, इसके बारे में बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण इस बार जो सबसे संभावित सवाल है वो है भारत और EU के बीच में जो FTA है और उसके जो अलग अलग आयाम हैं उससे संबंधित, और खासकर भारत और EU के बीच में लंबे समय से FTA क्यों नहीं हो पाया है, क्या गतिरोध रहा है, कौन सी चुनौतियां रही हैं, उस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं भारत और EU का जो FTA है इसके बारे में कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि भारत, अपने इंट्रोडक्शन में, कि भारत और यूरोपियन यूनियन जो है एक महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर हैं। और गुड्स के मामले में तो अभी हम बात करें 2025 में, तो जो सबसे लेटेस्ट डेटा है वो ये कहता है कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स है। आप बता सकते हैं कि 136 बिलियन डॉलर का इनके बीच में बायलैटरल ट्रेड है। 136 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है। और अगर हम इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट की बात करें, भारत पूरी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें EU की हिस्सेदारी है 17%, यानी EU अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट। और अगर हम EU के एक्सपोर्ट की बात करें जो कि इंडिया में है, तो इंडिया का करीब 8% जो है इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इससे आप बता सकते हैं कि एक सिम्बायोटिक ट्रेड रिलेशनशिप है दोनों के बीच में ट्रेड के मामले में। और इसलिए जब अगर इनके अलग अलग प्रकार के सब इंटरेस्ट्स हैं भारत और EU के, EU हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, EU हमारा ट्रेड पार्टनर भी है, EU के साथ हम बहुत से बड़े बड़े मुद्दों पर भी बातचीत करते हैं जिसमें सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत से मुद्दे हैं। तो आप इन सब पॉइंट्स को बेस बनाते हुए एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे और फिर उसके बाद आप बताएंगे कि भारत और जो EU है इसके बीच में जो FTA की बात हुई उसमें अवरोध लंबे समय से रहा, कई राउंड के नेगोशिएशंस किए गए और 2022 में फिर से इनके बीच में बातचीत शुरू हुई। यानी FTA का जो री नेगोशिएशन जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हुआ और उसमें 23 जो है पॉलिसी एरियाज की बात की गई है। तो पहली बात आपको ये जाननी है कि इंडिया और EU का जो FTA है इसमें 23 पॉलिसी एरियाज की बात की गई है, यानी ट्रेड इन गुड्स के मामले में जो व्यापार होगा, ट्रेड इन सर्विसेज इसके बारे में है, यानी सेवाओं में जो व्यापार है, ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात इसमें की गई है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसमें ट्रेड रेमेडीज की बात की गई है, ट्रेड रेमेडीज। इसके अलावा रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड कोई इशू नहीं आए, इसके लिए भारत और EU बात करेंगे। रूल्स ऑफ ओरिजिन की इसमें बात की गई है। इसमें IPR की बात की गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो भारत और EU के बीच में मतलब दिक्कत बन सकते हैं, उन सब चीजों पर बातचीत की गई है। तो ये सब एरियाज, उसमें कंपटीशन का एरियाज को कवर किया गया है, मार्केट एक्सेस को कवर किया गया है। तो थोड़ी सी जानकारी इस पे रखेंगे आप कि कौन कौन से पॉलिसी एरियाज हैं इनके और उन पॉलिसी एरियाज को क्यों रखा गया है, ये इसका इंपॉर्टेंस आपको पता रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इनके FTA में। हालांकि प्रगति हो चुकी है, बेहतर फाइनल राउंड की सब बातें हो रखी हैं, लेकिन अगर हम FTA में जो चुनौतियां हैं उसकी बात करें तो पहली चुनौती ये है कि EU जो है मांग रहा है ग्रेटर मार्केट एक्सेस, यानी भारत के बाजार में उसे
पहुंच ज्यादा चाहिए और इसके लिए वो टैरिफ कट्स चाहता है कि भारत जो ईयू के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है उस टैरिफ में कमी ले आई जाए, टैरिफ में कमी लाई जाए। तो वो कौन से एरियाज हैं जिसमें भारत ने ज्यादा टैरिफ लगा रखा है ईयू के प्रोडक्ट्स पर, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो चीजें हैं इस पर वो चाहता है टैक्स में कमी हो जाए। वाइन और स्पिरिट्स जो हैं इस पर, मीट, पोल्ट्री का मुद्दा हो गया, डेयरी हो गया, डेयरी को ज्यादा एक्सेस चाहता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का ईयू भारत के मार्केट में। और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर के जो रेजिम्स की बातें हैं, मेडिकल डिवाइस, इसमें आप मेडिकल डिवाइस भी कह सकते हैं कि ईयू चाहता है कि मेडिकल डिवाइस के मामले में उसको ज्यादा मार्केट एक्सेस मिले भारत के बाजार में। तो ये सब जो चीजें हैं यहां पर कंसर्न रहा है कि भारत इसको ओपन करेगा अपने मार्केट को ईयू के लिए कि नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें, भारत क्या चाहता है कि उसके लिए यूरोपियन यूनियन क्या करे या कौन सा मार्केट एक्सेस दे। तो भारत जो है का कंसर्न कुछ मुद्दों को लेकर के रहा है। सबसे पहले फार्मा, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं इंडिया के, उसको ज्यादा जो है एक्सेस मिले। जीरो ड्यूटी एक्सेस इंडिया चाहता है, शून्य प्रशुल्क दर के आधार पर उसको जो है यहां पर मिले। इसके अलावा भारत जो है फार्मा के साथ साथ आईटी, टेक्सटाइल, लेदर, इंडिया का जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं इसके लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस चाहता है ईयू में, और ईयू को इस पर सोचना पड़ा। फिर सॉफ्टवेयर, जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो पेशेवर वर्ग के लोग हैं, ये भी एक इशू है इनके बीच में कि पेशेवर वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है, जिसको आप माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बोलते हैं, कि जो हमारे लोग जो है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, उनको कितना एक्सेस मिलेगा वहां पर। और जो उसकी स्कीम है यानी ईयू का ब्लू कार्ड स्कीम, उसके तहत इंडिया के प्रोफेशनल को कितना ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी, ये भी भारत इंश्योर करना चाहता है। इसके साथ साथ जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये भी एक विवाद का मुद्दा रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खासकर भारत जैसे देश हैं, उनके ऊपर एक टैक्स लगाया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के आधार पर कि अगर कोई भी व्यापार हो रहा है और उसमें जो है बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है तो उस पर टैक्स लगाने की बात की गई है। तो इससे भारत और विकासशील देशों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इस मुद्दे पर भी जो है इनका एक विवाद का मुद्दा बना रहा। और इसके साथ साथ जो है इंडिया का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, एक चीज आप ये भी समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, इसके प्रति थोड़ा ईयू सस्पिशन में रहा है, संदिग्ध रहा है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो इंडिया का है, ये एक ऐसा ऑर्डर है जो इस बात को इंश्योर करता है कि भारत का कोई भी सामान जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाना है या उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका सेल, परचेज, ये सब जो भी होगा, वो सब इंडिया के स्टैंडर्ड्स और जो बीएसआई के जो मानक हैं, बीएसआई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इस पे चीजों को फिक्स किया जाएगा, अप्रूवल होगा। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है ऐसी चीजों को
बेचा खरीदा जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं। अब ईयू का मानना है कि अगर मान लो इंडिया क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर करता है तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स को, जो ईयू के प्रोडक्ट्स हैं, उसकी क्वालिटी को, उसकी चीज़ों को असेस कर सकता है, और अगर नॉर्म्स को पूरा इंडिया के मानकों के हिसाब से चीज़ें नहीं हैं तो उसे रिफ्यूज़ किया जा सकता है, तो इससे दिक्कत उभर सकती है। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एक इशू है, ये भी आप अपने उत्तर में बता सकते हैं। इसके साथ साथ एक और लास्ट पॉइंट इसमें यह भी बताया जा सकता है कि भारत और ईयू का जो एफटीए प्रभावित हुआ और स्टॉल्ड रहा, लंबे समय तक अवरोध इसमें बना रहा, उसके पीछे एक रीजन है ईयू का सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जो क्लॉज है या उसके उपाय। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी का मतलब है कि जब भी ट्रेड होता है और ट्रेड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, तो उनको सैनिटरी क्लॉज के आधार पर उस पे कुछ चेक्स और रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस किए जा सकते हैं। फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स होते हैं उसमें प्लांट के हेल्थ पर जो असर पड़ता है ट्रेड का, या ट्रेड कोई भी वस्तुओं का जब व्यापार होता है तो वो वनस्पतियों के स्वास्थ्य को न प्रभावित करे, जैसे कोई भी पेस्टिसाइड है या हर्बिसाइड है, वीडिसाइड है, खरपतवार नाशक है, इन सब चीजों का अगर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा प्लांट हेल्थ पर पड़ेगा तो वहां पर फाइटोसैनिटरी मेजर्स के आधार पर चीजों को रेगुलेट किया जाता है। तो ईयू इस तरीके से काम करता है। और अंत में आप एक बिंदु ये भी बता सकते हैं कि इनके समय में इनके साथ जो है नॉन टैरिफ बैरियर का भी एक इश्यू रहा है। जैसे यूरोपियन यूनियन जो है वो रूल ऑफ लॉ को पसंद करता है, ह्यूमन राइट को पसंद करता है, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, सेकुलरिज्म का पालन होना चाहिए, इन सब बिंदुओं को, और बौद्धिक संपदा चोरी नहीं होनी चाहिए, एक सेफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम होना चाहिए, इन सबको वो एक अपेक्षा के रूप में मानता रहा है कि देश ऐसा करें, अदरवाइज ईयू का जो परसेप्शन है उन देशों के लिए वो निगेटिव बन जाता है। तो उस आधार पर फिर वो ऐसे देशों के साथ ट्रेड में बहुत स्मूथली आगे नहीं आता, या एफटीए पॉलिसीज को भी बहुत ज्यादा तब अच्छा फेवरेबल वे में आगे नहीं ले जाता। तो इसलिए जो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी रहे हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है। तो आज वर्तमान समय में भारत और ईयू जो है मिल करके इन सब इश्यूज को शॉर्ट आउट कर रहे हैं और फाइनल राउंड की बातें हो रही हैं, और इंडिया और ईयू का जैसे ही एफटीए हो जाएगा तो उसका लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि हमारा जो मार्केट एक्सेस है वो वहां बढ़ जाएगा। तो अभी जो 136 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है वो और बढ़ करके डबल हो जाएगा, या और ज्यादा भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे पहलुओं को इस उत्तर में बता सकते हैं। धन्यवाद। अगले किसी क्वेश्चन में जल्द ही फिर मिलेंगे।